जी भाई साहब, पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। जैसे इसमें आप एक लंबा अध्यापन कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करके बतौर प्रोफेसर सेवानिवृत्त हुए। यह आपकी साहित्यिक यात्रा का भी मुख्य समय रहा है। आज कैसे याद करते हैं अपने इस पूरे समय को आप? नहीं, वो तो जब मैं MLK PG कॉलेज बलरामपुर में जी 1 जुलाई 1996 को पोस्टेड हुआ, तो तब से लेके सेवानिवृत्ति तक का जो कार्यकाल था वो बहुत ही बेहतरीन कार्यकाल था मेरा। बलरामपुर में रह के हमने हिंदी साहित्य को पढ़ाने लिखाने का काम किया। एक अच्छी सेवा दी हमने उस कॉलेज में, और बहुत सारे हिंदी के हमारे विद्यार्थी हैं जिनको हमने समकालीन साहित्य से भी जोड़ने का काम किया। सेवानिवृत्ति के बाद भी मैं पिछले 3-3.25 साल से लखनऊ में रह रहा हूँ, तो यहाँ भी मेरी दिनचर्या है साहित्य लिखने पढ़ने की। मैं लगातार साहित्य और समाज की चिंताओं से ही मैं जुड़ा रहता हूँ। जी जी बहुत ही खूबसूरत दिन है। अच्छा जी जी। और अब भी क्योंकि हम लोग सरकारी सेवा में थे, तो संघर्ष अर्थ का तो नहीं था जी। हाँ, साहित्य में जद्दोजहद थी अपनी पहचान को लेकर के। जी जी। तो उसमें भी हमने बहुत लिखने पढ़ने का काम किया। जी इसी दौरान मेरी कुल 6 पुस्तकें सामने आई जी। इसी कार्यकाल के दौरान। जी 2010 में मेरा पहला कविता संग्रह आया। जी। अब भी जी इसका प्रकाशन हुआ था गाजियाबाद से उद्भावना प्रकाशन से। जी। अजय कुमार जो उद्भावना पत्रिका के संपादक भी हैं। जी। और फिर 2017 में मेरा दूसरा कविता संग्रह आया सामने से मेरे, जिसे रश्मि प्रकाशन ने छापा। जी जी। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि रश्मि प्रकाशन हिंदी के युवा कवि और उपन्यासकार हरि प्रकाश उपाध्याय का प्रकाशन है। जी। और 2016-17 में ही इन्होंने शुरू किया, तो पहला कविता संग्रह मेरा रश्मि प्रकाशन ने ही छापा। जी। कविता संग्रह पहला किसी का भी जी वो मेरा ही था, सामने से मेरे, इसी से उन्होंने शुरुआत की। अच्छा। तो वो काफी उनको सफलता भी मिली। जी 2017 के बाद 2019 में ही उसका दूसरा संस्करण आ गया सामने से मेरे का। अच्छा। तो एक कामयाबी के रूप में देखता हूँ मैं कि नई पीढ़ी के बहुत सारे पाठकों ने उसे हाथों हाथ लिया, उसे पढ़ा, उस पर सोशल मीडिया में और पत्र पत्रिकाओं में भी बहुत सारी समीक्षाएं भी छपी। जी जी। फिर 2019 में ही अब भी का भी दूसरा संस्करण आया। अच्छा। रश्मि प्रकाशन से। अच्छा। और उसमें परिवर्तन ये हुआ कि उसका ब्लर्ब लिखा था राजेश जोशी ने, जब 2010 में छपा था। अच्छा। लेकिन 2019 में जब दोबारा इसका एडिशन आया, तो इसकी एक लंबी भूमिका मैंने लिखी, कवि का आत्मकथ्य करके। अच्छा। तो कुल 15-16 पृष्ठों का है संग्रह में। उसकी लंबी भूमिका आपको पुस्तक मैंने दी होगी, आपने देखा भी होगा। जी जी। फिर 2020 में कोरोना काल में ही मेरी एक भोजपुरी में किताब आई, हमार गांव। जी। भोजपुरी में कथेतर गद्य कृति में इसे उत्कृष्ट गद्य लेखन के लिए विश्व पुस्तक मेला में 2024 में एक सम्मान भी मिला। सर्वभाषा ट्रस्ट और भोजपुरी के एक साहित्यकार हैं चौधरी कन्हैया प्रसाद सिंह, उनके स्मृति में दिया जाने वाला पुरस्कार जो रामदरस मिश्र के हाथ में मुझे मिला था पिछले साल। फिर इसके बाद एक और जी वो नहीं वो कट गया था, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आपकी एकदम स्पष्ट आ रही है। आप रामदरस जी की बात करें तो उनके हाथों आपको पुरस्कार मिला था वहां से?
हाँ, रामदरस मिश्र उनके हाथों मुझे पुरस्कार मिला जी विश्व पुस्तक मेला में, जो लेखक मंच बना हुआ था जी वहाँ जी वो आयोजन था फरवरी में जी हाँ पिछले वर्ष। तो ये 2 किताबें आई, फिर एक हिंदी में भी कथेतर गद्य की पुस्तक आई, मेरा बलरामपुर। जी तो इसे भी पाठकों का बहुत प्यार मिला। जी फिर तीसरा कविता संग्रह आया 2021 में, जी डुमराव नजर आएगा। अच्छा और 2023 में आपन आ रहा है, जो भोजपुरी में है। अच्छा, ये भी भोजपुरी में है आपन? हाँ, अच्छा, हमार गांव और आपन आ रहा है, ये 2 पुस्तकें मेरी भोजपुरी में है। जी तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक तरफ तो लोग कहते हैं कि पुस्तकों के पाठक नहीं रहे, पुस्तकें बिक नहीं रही हैं, जी लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि रश्मि प्रकाशन से भी जो भी मेरी पुस्तकें आई हिंदी भोजपुरी में, जी उसकी 500 प्रतियां आई पहले संस्करणों की, और वो सारी बिक गई ऑनलाइन। जी जी तो इसका मतलब कि अगर आप अच्छा लिख पढ़ रहे हैं तो आपकी पुस्तकों के पाठक हैं, वो मिलेंगे आपको। जी जी ऐसा मैं मानता हूँ कि जिस तरह से लोग कहते हैं ना कि छपी हुई पुस्तकें उतनी पढ़ी नहीं जा रही हैं, उतनी बिक नहीं रही हैं, जी हाँ, जबकि ऐसा नहीं है। जी लगभग 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश है, जिसमें भी हिंदी बोलने वाले और भोजपुरी बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। जी हाँ, तो उसमें 1000, 2000, 5000 पाठक खोज पाना बहुत मुश्किल नहीं है जी, मेरा ऐसा मानना है जी। तो इसी दौरान मतलब सारी मेरी पुस्तकें भी आई, सबका लेखन भी मैंने किया जी। और अभी बहुत सारी पुस्तकें हमारी हैं जिनकी पांडुलिपियां तैयार करने में मैं लगा हुआ हूँ। अच्छा जी। जैसे मैंने हिंदी के कवियों पर और हिंदी की समकालीन कविता पर भी बहुत सारे लेख लिखे हैं जी हाँ, जो प्रकाशित भी हुए हैं वागर्थ में, लम्ही में और कई पत्रिकाओं में। तो उन लेखों का भी मतलब एक संकलन मैं तैयार कर रहा हूँ। फिर ऐसे भी छिटपुट हमने बहुत सारे लेख लिखे हैं। भारत वार्ता एक मासिक पत्रिका पटना से आती है, उसमें मैं 3 साल से एक स्तंभ लिख रहा हूँ जी। तो उसमें कई सारे साहित्यिक मुद्दों पर और बहुत सारी पुस्तकों की समीक्षाएं भी जी। और इस तरह से फेसबुक पर और सोशल मीडिया में भी हमने बहुत सारी पुस्तकों की समीक्षाएं लिखी हैं जी। तो आने वाले दिनों में पुस्तकें आएंगी, आलोचना की भी, गद्य की भी और कविताओं की भी जी जी। उन सब की तैयारियों में लगा हूँ। ये सब चीजें मेरी चिंता के केंद्र में है जी। ढलती उम्र में मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन काल में मेरा लिखा हुआ सब पुस्तकाकार आ जाए। ये चिंता हर लेखक की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी जी जी। आपकी ये सारी पुस्तकें जो आपके योजना में है, मेरी शुभकामनाएं कि जल्दी से जल्दी आए। अगला प्रश्न आपसे यह है कि क्या मन में आपके ऐसा कोई मलाल आप महसूस करते हैं कि अध्यापन के कारण आप साहित्य सृजन के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पाए, जिसके चलते आप जितना लिख सकते थे वह नहीं लिख पाए, बहुत कुछ पीछे छूट गया, ऐसा कुछ सोचते हैं आप? हाँ, नहीं, जरूर मैं सोचता हूँ। असल में देखिए, साहित्य पढ़ाना और साहित्य सृजन दोनों 2 चीजें हैं जी। साहित्य पढ़ाने लिखाने में भी बहुत श्रम की जरूरत होती है, अध्ययन की जरूरत होती है जी। तो मैं MLK PG कॉलेज में हिंदी का विभागाध्यक्ष भी रहा जी। बाद के दिनों में वरीयता के आधार पर जो नई यूनिवर्सिटी खुली थी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी जी जी, तो वहाँ PhD का कोऑर्डिनेटर भी, UG PG का कन्वीनर जी। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और भाग दौड़ भी थी जी। और अपने विभाग को देखना, BA MA के बच्चों का, BA के 3 बैच हो जाते हैं, फिर MA के 2 बैच हो जाते हैं जी जी।
तो सब क्लासेस देखना, टाइम टेबल देखना, खुद भी पढ़ाना, और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं कॉलेज में भी पढ़ाने के अलावा भी। जैसे कॉलेज में बीच बीच में नैक का मूल्यांकन होता रहता है जी। तो उन सब में बहुत समय देना पड़ता था। लेकिन दरअसल जो लिखा पढ़ा मैंने उसकी वजह ये है कि हमारे बहुत सारे कॉलेज के जो शिक्षक मित्र थे अन्य विषयों के भी, उनको मैं देखता था कि वे लोग क्लास व्लास लेने के बाद खाली समय में कहीं बैठ करके मतलब कॉमन रूम में या चीफ प्रोक्टर के कमरे में जैसे जिस तरह से गप्पे हाँकते रहते थे, ये काम मैंने कभी नहीं किया। मैं क्लास लेने के बाद, ड्यूटी के बाद अपने कमरे पर जा करके थोड़ा आराम करके फिर मैं लिखने पढ़ने का काम करता था। और परिवार मेरा लखनऊ में आ गया था, मैं वहाँ अकेले था। कॉलेज के सामने ही एक बालार्क होटल है जिसमें मैं कमरा लेकर रहा करता था। अच्छा। तो वहाँ मुझे चाय पानी नाश्ता खाना पीना भी मिल जाता था, जिसका मैं पेड करता था अलग से हिसाब किताब। तो परिवार नहीं था, इसीलिए मैं कमरे पर जाकर के लिखता पढ़ता था। अच्छा। देर रात भी लिखता पढ़ता था। तो मैंने हमार गांव, आपन आरा, मेरा बलरामपुर जैसी पुस्तकें लिखी, या डुमराव नजर आएगा, सामने से मेरे, या अब भी की जो लंबी भूमिका लिखी मैंने, ये सब बलरामपुर में लिखा मैंने। अच्छा अच्छा। तात्पर्य कि कॉलेज में जो आपको समय मिलता था वो, उसके बाद जब आप होटल में जहाँ आप रहते थे वहाँ थे, जो भी आपको समय मिलता था उसमें आप पूरा लिखता पढ़ते आप लिखते अच्छा, पढ़ते मैं आपको बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ, शायद इस तरह की बात किसी ने न की हो। जी बताइए। कि जैसे 1 बजे से 2 बजे के भीतर जैसे खाली समय आता था, जब मेरा कोई क्लास व्लास नहीं होता था, तो उस बीच में MLK कॉलेज सिटी पैलेस के पास था, जो बलरामपुर राजा की ड्योढ़ी हुआ करती थी पहले। तो उसके सामने एक चाय की दुकान थी। अशोक कुमार मोदनवाल, जो मेरी ही उम्र के रहे होंगे, वो चाय वाय पिलाते थे। उनकी दुकान थी, मतलब टूटी फूटी झोपड़ी में, टीन का शेड था, वहां पर काली जी का मंदिर भी था। तो मैं 1 से 2 के भीतर जब वहां जाके बैठता था, विशाल बरगद का पेड़ था, उसकी छाया में टीन का शेड भी था उनका। तो वहाँ बहुत कम लोग उस समय होते थे। तो मैं उनकी बेंच पर बैठ करके, बेंच रखे हुए थे, वहाँ कुर्सियां भी नहीं थी चाय पीने के लिए, तो मैं 3 कप 4 कप बारी बारी से चाय बनवा कर उनसे पीता था। अच्छा। और उस दौरान हमने बहुत सारी कविताएं लिखी। मेरा बलरामपुर के बहुत सारे चैप्टर हमने लिखे। एक चैप्टर अशोक कुमार मोदनवाल पर भी है, आप उसमें देखिएगा, मेरा बलरामपुर में। जैसे किस तरह से उन्होंने बेबाकी के साथ बलरामपुर के बारे में, राज परिवार के बारे में, सबके बारे में उन्होंने बात की है। तो उसको हमने शब्दों में बांधा है। तो जैसे वहाँ पता नहीं कैसे मैंने 2-3 लंबी कविताएं भी लिखी, मतलब एक बैठक में चाय की दुकान में ही हमने कई कविताएं भी लिखी। अच्छा। कई एपिसोड भी लिखे चाय की दुकान में। ऐसे एक दौर चाय की दुकानें थी जहाँ लोग कम जाते थे। इस तरह के इलाके में वो दुकानें थी जहाँ मैं बैठ करके एकांत में चाय की दुकान में ही, भीड़ भाड़ भी होती थी तब भी, जैसे लगातार प्रवाह जैसा था। मैंने बहुत सारे एपिसोड लिखे। मेरा बलरामपुर किताब वहाँ के इतिहास को लेकर के नहीं है, वहाँ का जो बलरामपुर का जो समाज है, राज परिवार से लेकर के मध्य वर्ग और निम्न वर्ग तक, जो वहाँ का बाजार है, वहाँ की शिक्षा संस्थाएं हैं, उन सबको केंद्र में रख करके हमने लिखा है। अच्छा। जी, एक नए ढंग की किताब है। अच्छा। जिसमें ठेले वाले, खोमचे वाले, लॉन्ड्री वाले, टायर बनाने वाले, पंक्चर बनाने वाले, नाई बाल काटने वाले, इन बहुत सारे लोगों पर समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम पायदान का व्यक्ति है,
आप वहाँ तक पहुँचकर उनको भी समझने की कोशिश करते थे, उनसे बातचीत करके, और उनकी पीड़ा या उनकी जो भी आवाज़ है वो आपकी रचनाओं में इसीलिए दिखाई देती है, इस पर नज़र आती है। मैं इसी क्रम में आगे आपसे अगला ये प्रश्न करना चाह रहा था कि अब जबकि आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, भरपूर समय है, तो अपने लेखन कार्य के लिए कोई विशेष योजना भी आपने बना रखी है? आप साहित्यिक यात्रा कैसी चल रही है आपकी? नहीं, जैसे इस बीच हमने यात्राएं भी की हैं जी। हाँ, जैसे अभी हम लोग उत्तराखंड गए हुए थे, ऋषिकेश में जी। हाँ, वहाँ कविता पाठ था हम लोगों का। या इसके पहले हम लोग वृंदावन में गए हुए थे एक सेमिनार के सिलसिले में जी। तो वहाँ घूमे फिरे भी, लगभग 1-2 हफ्ते वहाँ रुके भी। जी जी। तो और नहीं, लिखने पढ़ने की पिछले 3 साल से जी लगातार हिंदी की तमाम छोटी बड़ी पत्रिकाओं में रचनाएं मेरी छप रही हैं। इनमें ज्यादातर कविताएं छपी हैं जी जी। और कुछ लेख भी छपे हैं, जैसे त्रिलोचन पर लिखा, केदारनाथ अग्रवाल पर लिखा, नागार्जुन पर लिखा, बहुत सारे लेख जो समकालीन कविता पर भी, और बहुत सारी पुस्तकों की हमने छोटी छोटी समीक्षाएं भी लिखी हैं। फेसबुक पर मैं एक श्रृंखला ही चला रहा था पुस्तक समीक्षा का। पुस्तक समीक्षा की एक श्रृंखला हमारी चलाई जा रही थी, जिसमें लगभग 40-50 पुस्तकों की समीक्षाएं मैंने लिखी होंगी। अच्छा, काफी संख्या है समीक्षाओं की आपकी। और मैं इस मामले में भाग्यशाली हूँ कि सारी पुस्तकें जो सम्मानित और नवोदित लेखकों की हैं, कवियों की हैं, वो कहीं न कहीं मेरे पास आ भी जाती हैं। तो मैं उनमें जो अच्छी किताबें होती हैं उन्हें पढ़ के उस पर लिखता भी हूँ। जी जी। इसी क्रम में मैं याद करता हूँ कि आपने मेरे जो कहानी संग्रह था, मेरा पहला कहानी संग्रह मेरी जन इतिहास का, उसका, और मेरा उपन्यास मन्नू की वाह एक रात, हाँ, मैंने उसकी भूमिका तो लिखी है। भूमिका भी लिखी, आपने ब्लर्ब भी लिखा था। तो अब इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। या पूछना चाह रहे थे कि अब तक आपने एक लंबी साहित्यिक यात्रा पूरी कर ली है, बहुत कुछ आपसे जानने की इच्छा है, लेकिन उसके पहले आपके बचपन, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में जानना चाहूँगा। आज भी कितना जुड़ाव महसूस करते हैं आप अपने पैतृक गांव आशापड़री से? देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो मेरी भोजपुरी कथेतर गद्य की कृति है हमार गांव, जी, उसके केंद्र में आशापड़री है जी। जैसे पहले के सोवियत रूस में जी एक वहाँ की बोली है अवार जी, जैसे हिंदी है, भोजपुरी भी है, तो जैसे वहाँ रूसी है जी, फिर अवार भाषा भी है भोजपुरी अवधि की तरह। तो उसमें एक बहुत बड़ा लेखक हुआ है, कवि हुआ है, रसूल हमजा तो। अच्छा, आपने नाम सुना होगा, उसने किताब लिखी है मेरा दागिस्तान जी। तो जिस तरह से रसूल हमजा तो को अपने दागिस्तान से मोहब्बत थी, प्यार था, कुछ कुछ उसी तरह से समझिए कि मैं अपने गांव से प्यार करता हूँ। अच्छा। और गांव से नाता मेरा कभी भी टूटा नहीं। मैं जब भी कहीं भी रहा, अपनी पढ़ाई के दौरान मैं आरा में रहा, फिर रिसर्च के सिलसिले में गुजरात में रहा, सरदार पटेल विश्वविद्यालय में, वल्लभ विद्यानगर में, तो फिर नौकरी में मैं बलरामपुर में आ गया। तो लगातार गांव आना जाना बना रहा। और आरा में जहाँ मैं रह के पढ़ा हूँ, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरी ससुराल भी वहीं पर है, बगल के गांव में, कायम नगर में। अच्छा। तो आरा से भी मेरा रिश्ता बना रहा, और गांव से अभी मैं कटा नहीं हूँ जी। हाँ, ये बड़ी बात है कि आप यहाँ लखनऊ में रहते हुए यहाँ पे आप एक तरह से बस गए, और बलरामपुर में आपका पूरा कार्यकाल बीता नौकरी का। लेकिन देखिए, मैंने एक जगह लिखा भी है, मैं और मेरी पसंद एक श्रृंखला चला रहे थे जेपी मानस, तो उसमें हमसे भी लिखवाया था उन्होंने। तो मैंने लिखा भी है कि आदमी स्थापित होता रहता है जी, लेकिन उसके जीवन की जो संघर्ष की यात्रा है वो चलती रहती है जी। जैसे मैं गांव में था, गांव अब भी मेरी स्मृतियों में है जी, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि बलरामपुर ही मेरा गांव है जी जी।
हाँ, जैसे मैं लखनऊ में रह रहा हूँ तो मुझे लगता है कि बलरामपुर जैसे मेरी कर्म भूमि न हो, मेरी जन्मभूमि हो, जी जी। तो उतना लगाव मैं बलरामपुर से भी महसूस करता हूँ। क्योंकि बहुत लंबा समय आपने वहाँ बिताया हाँ, एक बहुत बहुत। तो एक जुड़ाव, एक आत्मीय लगाव आपका वहाँ से ही बन गया। जी जी जी। वो असल में देखिए बलरामपुर जो था ना, जैसे हम लोग प्रगतिशील और जनवादी साहित्य की चेतना से जुड़े हुए थे, ये कोई छिपाने की बात नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन इसके लिए बलरामपुर में उस तरह का कोई माहौल नहीं था। जी। वहाँ अधिकांश लोग जो थे वो कहीं न कहीं से इस वैचारिकी का, इस विचारधारा का, इस आइडियोलॉजी का विरोध ही करते थे। जी जी। हाँ, इसीलिए वहाँ इस तरह का के संगठनों को लेकर के मैं वहाँ कोई खास काम नहीं कर सका। जी जी। आपको वहाँ पर कोई समर्थन नहीं मिल पाया आपकी बात को? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमको कोई उस तरह का अपने साहित्य से जुड़े लोगों का कोई समर्थन नहीं मिल पाया। वहाँ के जितने लेखक और कवि थे वो तमाम स्थानीय भी मिलते जुलते थे। जी जी। कॉलेज की पत्रिका में उनकी रचनाओं का मैंने प्रकाशन भी किया। जी। लेकिन उनको लेकर के मैं अपनी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा सका। अच्छा। लेकिन अब तो ये पुरानी बात हो गई। देखिए प्रदीप जी, मैं लखनऊ आया इस हौसले के साथ कि यहाँ मैं कुछ काम करूंगा। जनवादी लेखक संघ को देखा कि वहाँ मतलब कुछ उस तरह का काम नहीं हो रहा है, तो जन संस्कृति मंच में आ गया। लेकिन देखा कि यहाँ भी उसी तरह की बुरी स्थितियां हैं, दलदल बना हुआ है। तो अभी हाल के दिनों में एक ऑडियो कैसेट मैंने आपको भेजा होगा, उसमें मैंने चर्चा की है लहक के संपादक निर्भय देवयांश के साथ कि वाम लेखक संगठनों से भी मैंने अब नाता तोड़ लिया है। जी हाँ, याद है। और मैंने ये सोचा है कि लेखन का काम जो है वो समूह का काम नहीं है। जी। आप कोई भी कृति सामने ले आते हैं, उसकी रचना करते हैं, तो उसके पीछे आपकी मेधा, आपका श्रम होता है। जी। आपको एकांत चाहिए बैठकर लिखने के लिए। हाँ, तो उस एकांत की खोज में हो कि वो एकांत मुझे मिले और उसमें रह के मैं जो बाकी जीवन है मेरा, जैसे 65 साल मेरे पूरे हो चुके हैं, 66वें में प्रवेश कर चुका हूँ। जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि अब कैसे कबीर का पद आपको याद होगा ना, जैसे लिखते हैं कि पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात। जी हाँ, जी हाँ। तो जैसे पानी में बुलबुले निकलते हैं और खुश हो जाते हैं, उसी तरह से मनुष्य का जीवन है। जी जी। इसके बारे में आप कोई दावे के साथ नहीं कर सकते कि मैं इतने साल तक जी सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्षणभंगुर है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जैसे बहुत ही ईमानदारी से मैं ये बात बताना चाहूंगा, जैसे मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो बचा खुचा जीवन है, अगर 10 साल 15 साल 20 साल जो भी जीवन मिल जाए, अब रामदरस मिश्र की तरह तो हर कोई भाग्यशाली होता नहीं। जी जी। 102 साल के हो चले। जी जी। या विश्वनाथ त्रिपाठी 95 वर्ष के हो चुके। जी जी। तो हिंदी में ऐसे भी उदाहरण है कि 90 के बाद नामोर सिंह की मृत्यु हुई। जी। तो बहुत सारे लेखकों को 90 95 100 साल की उम्र मिली है। जी जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे 10-20 साल अगर मिल जाए तो इसका एक बहुत बढ़िया इस्तेमाल होना चाहिए कुछ लिखने पढ़ने में। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी जैसे मेरी भावी योजनाएं भी हैं, मैं आपसे बता दूं। जी बताइए। जैसे एक हिंदी में उपन्यास लिख रहा हूँ जो अधूरा पड़ा हुआ है। जी। तो उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। अच्छा। या मेरा बलरामपुर किताब का नया एडिशन चाहता हूँ निकालना, जिसमें 13 और नए अध्याय जुड़े हैं। अच्छा। जिसको मैंने रिटायरमेंट के बाद लिखा। जी। खुशवंत सिंह जी तो उन्होंने तो 95 साल की उम्र में अपना सनसेट उपन्यास। खुशवंत सिंह को तो हम लोग जानते हैं, उनका तो कॉलम हम लोग पढ़ते थे अंग्रेजी पत्रिकाओं में। हाँ, तो मेरी तो शुभकामनाएं कि आप दीर्घायु हों और आप जितना सोच रहे सब लिख पाए। अगला मैं जानना चाह रहा था आपसे कि आपने कविताएं लिखना कब प्रारंभ किया? हाँ नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि 1979 से जी मैं जब 19 साल का था तो भोजपुरी में लिखता था। जी। लेकिन
2-4 साल के बाद ही जी मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया जी और मेरी पहली कविता का प्रकाशन हुआ जी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अंक 1983 का जो था कथन का, जी जिसके संपादक थे रमेश उपाध्याय दिल्ली में। जी जी तो उसी में मेरी पहली कविता छपी थी। बीए हिंदी ऑनर्स का मेरा रिजल्ट आया था और मैं बिहार में मगध यूनिवर्सिटी बोधगया में पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में दूसरे स्थान पर था। जी जी तो और दूसरी तरफ मेरी कविता प्रकाशित हुई थी, पहली कविता, जिसका शीर्षक था शब्दों का उच्चारण। जी तो 1983 से देख लीजिए 17 साल उधर और 25 साल इधर, 37-5-42 साल हो रहा है। हाँ, लगभग 4 दशक से ज्यादा समय से लिख पढ़ रहा हूँ। जी और अब ये आधी सदी भी कुछ वर्षों में पूरी हो जाएगी। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी जो कविताओं में विसंगतियों, रूढ़ियों, सत्ता पक्ष से असहमतियों का स्वर बड़ा तीव्र होता है। आपकी रचनात्मकता का मूल बिंदु क्या है? देखिए, असल में मैंने जो 1979 में जुलाई में भोजपुरी में पहली रचना लिखी थी, वो एक भोजपुरी में कहानी थी। जी 4 जुलाई 1979 को आरा जैन कॉलेज में गोलीकांड हुआ था। छात्र चाहते थे कि नकल करें, जनता पार्टी का राज था, राम सुंदर दास मुख्यमंत्री थे और जो प्रिंसिपल थे उन दिनों एक कुंज बिहारी सिंह नाम था उनका, वो चाहते थे कि नकल ना होने दें। तो इसी तनातनी में गोलीकांड हो गया, गोली चली और कुछ छात्र मारे गए थे। तो इसी प्रतिक्रिया में हमने पहली कहानी लिखी थी। मतलब वो जो छात्र मारे गए थे, वो उनसे शोकग्रस्त होकर के हमने कहानी लिखी थी। हाँ, घरवा सोन भाई, मतलब घर सोना हुआ। जी ये भोजपुरी में लिखी थी आपने? हाँ, भोजपुरी में लिखी थी। जी और बाद के दिनों में 1980-81 में पूरे देश में, आपको पता होना चाहिए कि जनवाद शब्द को लेकर बहस चल रही थी। 1977 में जनता पार्टी का राज आया था, कांग्रेस का राज खत्म हुआ था। उन दिनों सभी लोग, जेपी मूवमेंट हुआ था, कांग्रेस की तानाशाही के खिलाफ में तो लड़े थे। इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ 1975 में इमरजेंसी लागू की थी गांधी जी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो शुरुआत आप वहीं से करते हैं? नहीं, जैसे आप ये देखिए कि 1975 में तो मैं 15 साल का था, फिर 74 में जेपी मूवमेंट हुआ था तो मैं 13-14 साल का था। तो पूरे देश में जो एक माहौल बना था वो था जेपी आंदोलन का, छात्र आंदोलन का, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ एक पूरा माहौल बना हुआ था, उनकी तानाशाही के खिलाफ। नागार्जुन कविता लिख रहे थे इंदिरा गांधी के विरुद्ध, हिंदू जी किया हुआ आपको, सत्ता के मद में भूल गई बाप को। तो लगातार उनके खिलाफ कविताएं लिखी जा रही थी। जेपी मूवमेंट शुरू हुआ था, दूसरी आजादी की लड़ाई उसको कहा जा रहा था। तो एक स्वाभाविक सी बात है कि लेखन की जो 2 धाराएं होती है ना, जैसे एक निजता को लेकर के या वैयक्तिक चेतना को लेकर के जैसे कहानियां, कविताएं लिखी जाती हैं, दूसरी ओर सामाजिक चेतना से। तो सामाजिक चेतना छाई हुई थी दिमाग में। और 77 में पश्चिम बंगाल में भी सीपीएम की सरकार बनी थी, वाम मोर्चा की, ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने थे। तो ये तो आपको पता ही होगा कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ बना था। जी हाँ। लेकिन उससे अलग होकर के 1964 में सीपीआई से सीपीआईएम तो बन गया, लेकिन लेखक संगठन अलग नहीं हुआ था। बातचीत को आज यहीं विराम देते हैं, शेष अगले भाग में। धन्यवाद।